वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और जितना हमने पढ़ रखा था उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी करे। होपफुली आपको बहुत सारा मज़ा भी आया होगा और आप अच्छे से ये कंसेप्ट समझ रहे होगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ जल्दी से और फिर हम मेन टॉपिक पर आते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट मेंटेन करके रखना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है। ठीक है, और जैसे ये डस्टर है तो अगर ये रेस्ट पर है तो ये तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे, या अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कहीं पर किसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो तब तक ये अपना मोशन या अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखेगा, कांस्टेंट करके रखेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। और जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, ठीक है, चेंज आ सकता है। ये धीरे हो सकती है या ये तेज हो सकती है या ये अपने मोशन का डायरेक्शन ही बदल सकती है। ठीक, तो ये तब होगा जब इस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करेगा, और जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा ये अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करके रखेगी, बरकरार करके रखेगी। ठीक है, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि बॉडी में जो फोर्स होता है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी के ऊपर, बॉडी में फोर्स नहीं, उस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मेजर कितना। ठीक है, वही फोर्स को मेजर करने के लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। फिर हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर लगाएंगे तो ये बॉडी कितना अपना मोमेंटम चेंज करेगी, या बोलिए कि ये बॉडी कितना एक्सेलरेट हो जाएगी। ये सारी चीज़ों पे बेस्ड जो सवाल होते हैं ये हमने किए थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने जाना था कि फोर्स को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, या कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, ये फोर्स को मेजर हमने किस तरह से करना है ये हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे को लगता है कि अब इतना पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको बहुत इजी लगने लग गया होगा ये टॉपिक, और आपको मज़ा आ रहा होगा साइंस पढ़ने में। ठीक है, अब हम आज की क्लास का मेन टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है। बस आप समझो ये चीज़ होती क्या है, और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके साथ आज भी आया हूँ। बस एग्जाम्पल्स के साथ समझिए कि ये टॉपिक होता क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये डस्टर एक बॉडी है, तो ये बॉडी रखी हुई है स्पेस में कहीं पर है। ठीक, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया, अगर मैंने इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, ठीक है, जैसे मैंने इस डस्टर पे हिट करा तो ये डस्टर ने भी मेरे हाथ पर उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया होगा। ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड सॉरी, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, आपने इसको धक्का देना है। जब आप इस पर धक्का दोगे तो होगा क्या कि ये दीवार भी आप पे उतना ही अमाउंट ऑफ धक्का लगाएगी। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेज आपस में बैलेंस हो जाएंगे। जैसे आप दीवार पे मुक्का मारो, ठीक है, तो आपने दीवार पे जैसे हिट करा तो आपने अपना फोर्स दीवार पे लगाया। ठीक, तो साथ ही साथ क्या होता है कि दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है इक्वल अमाउंट ऑफ। ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। आप उधर को फोर्स लगा रहे हो और दीवार आप पे इधर की ओर फोर्स लगा रही है। ठीक है, और आपको फील होता है कि आपके हाथ पर भी फोर्स लगा है। ठीक, दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने होली वाले गुब्बारे तो देखे होंगे जिनमें गुब्बारों में पानी भरते हो। ठीक है, पानी भर के, रंग भर के एक दूसरे पे हिट करते हो। तो वो जो गुब्बारे होते हैं, ठीक है, आपने उसमें पानी भरा है। अब आप उस गुब्बारे को छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या होगा कि पानी बाहर आएगा, और पानी बाहर आता है इस डायरेक्शन में और गुब्बारा जाता है इस डायरेक्शन। आप नॉर्मल गुब्बारे में हवा भर के उसको छोड़ दो अगर, तो हवा बाहर आएगी और गुब्बारा दूसरी डायरेक्शन में जाएगा।
ये क्यों हो रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट किस तरह से जाता है, उसमें से कुछ एग्जॉस्ट होता है जो नीचे की ओर बहुत ही तेज स्पीड से फेंका जाता है, और जब वो नीचे की ओर फेंका जाता है तो उसके रिएक्शन से रॉकेट ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑल आर ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपकी टीचर आपको झापड़ मारती है तो टीचर के हाथ में भी लगती है, ठीक है, बिकॉज आपके गाल ने भी उनके हाथ पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। ठीक है, दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपकी टीचर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे सकती है, आप तैयार रहना इसके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मेन स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ये मैं स्टेटमेंट लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं। When one object exerts a force on another object, जब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब एक बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तुरंत, उसी समय, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तुरंत या उसी समय, ठीक है, एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसी समय दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है। जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप बॉल को हिट करते हो तो आपके बैट से बॉल पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, और उसी समय बॉल भी बैट पर उसी समय उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है। ठीक है, जब आप एक नया बैट खरीदो और लेदर की बॉल से खेलो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ कि जैसे आपने बॉल पे हिट करा तो बॉल उधर जाएगी, और फिर आप अपने बैट को देखोगे अगर, तो बैट पे भी एक हल्का सा निशान पड़ जाता है बॉल का। ठीक है, एक हल्का सा, जैसे बैट अगर ऐसे फ्लैट होता तो हल्का सा इस तरह से ऐसा हो जाता है, पता चलता है कि बॉल ने यहाँ पर हिट करा, तो वहाँ से बैट थोड़ा अंदर चला जाता है। ठीक है, तो कुछ ये सारे एग्जाम्पल्स ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन थ्योरीज है, ठीक है, और कंसेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, ठीक है, इनको बस समझना है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं अलॉन्ग विद कंसेप्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपने नोट करना है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट तुरंत, इंस्टेंटेनियसली, एट दैट सेम वेरी मोमेंट, एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है कि दीज टू फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं। पहला, इन दोनों फोर्सेस का जो नाम होते हैं, एक्शन रिएक्शन, मैं इनको अभी एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं। दूसरा, ये दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। और तीसरा, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान से देखो। मान लीजिए ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये आपकी टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा है, इस टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो और इसको ऑब्जर्व करो सिर्फ, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बॉक्स जो है वो टेबल पे रखा है, ठीक है, रखा है तो रुका हुआ है, वो इसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बस वो रुका हुआ है इस टेबल के ऊपर। तो आप इसको देख के आपको क्या एनालाइज होगा, आप ये देख पा रहे हो कि इस बॉक्स का एक वेट होगा, ठीक है। आप ये जानते हो कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में तब रहती है जब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएं, तभी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है। अगर उस बॉडी में अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा तो वो बॉडी चलने लग जाएगी, ठीक है। ये ऐसा ही एग्जाम्पल है, मेरे हाथ पे डस्टर है, ठीक है, अब इस डस्टर का कुछ वेट है, अगर इस वेट, और वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, ये याद रखना, वेट एक फोर्स होता है, ठीक है। अब ये वेट है, वेट के कारण ये डस्टर नीचे जाना चाहता है, ठीक है, ये डस्टर नीचे जाना चाहता है। आप जानते हो हर बॉडी में एक वेट होता है और उस वेट के कारण वो बॉडी नीचे जाना चाहती है, नीचे मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाना चाहती है, ठीक है, तो ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी। अब
लेकिन ये बॉडी जा तो नहीं रही है ना, मैंने इसको रोक रखा है, मैंने हाथ लगा रखा है और ये बॉडी रुकी हुई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरा हाथ इस डस्टर पर ऊपर की डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा रहा होगा कि उसने इस डस्टर के वेट को बैलेंस कर लिया होगा। जितना इस डस्टर का वेट होगा उतना ही फोर्स मेरा हाथ लगा रहा होगा, जिससे ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए होंगे और बैलेंस्ड फोर्स का स्टेट बन गया होगा, जिसके कारण मेरा डस्टर रुका हुआ है अपनी पोजीशन पर। ठीक है, कुछ यही कंडीशन यहां पर भी हो रही है। तो जितना वेट ये बॉक्स टेबल पे लगा रहा है, जितना वेट, जितना फोर्स ये बॉक्स टेबल पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये टेबल इस बॉक्स पे लगा रही है ऊपर की ओर। समझ रहे हो ना? और ये जो फोर्स है इसको आप नॉर्मल रिएक्शन या सिंपली रिएक्शन फोर्स बोलते हो। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। फ्री बॉडी डायग्राम एक शब्द होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है कि जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तो उसको एनालाइज करने के लिए आप क्या करते हो, दोनों बॉडीज को अलग अलग तोड़ देते हो, अलग अलग रख देते हो और अलग अलग एनालाइज करते हो दोनों बॉडीज को कि ये बॉडीज ऐसा काम क्यों कर रही है, इन पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली, अकेले अकेले। तो अगर मैं सिर्फ बॉक्स को उठा के देखूं, तो देखो बॉक्स को स्पेस में रख दिया अगर मैंने और फिर इसका एनालाइज करूं, तो बॉक्स यहां पर रुका क्यों है? समझ रहे हो ना, यहां पे बॉक्स रुका हुआ है, उसका एनालाइज कर रहा हूं। क्योंकि बॉक्स का जो वेट है जो कि जमीन की ओर है, वो बैलेंस कौन कर रहा है? टेबल कर रही है उसको बैलेंस, जो कि बॉक्स पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, कितना? जितना उसका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो टेबल के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो मैं रेड इंक से शो कर रहा हूं, आर। ठीक है, ये आर टेबल ने लगाया किस पर? बॉक्स पर। ये बात आप याद रखना, ये वेट जो था ये बॉक्स के मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब टेबल का एनालाइज करते हैं। अब ये हमारी टेबल है। ठीक है, टेबल पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेबल पे बॉक्स ने वेट लगाया होगा, तो टेबल पे लगने वाला फोर्स ये है, तो ये इनका फ्री बॉडी डायग्राम है। मतलब आपने इस सिचुएशन को दो बॉडीज में तोड़ दिया, बॉक्स अलग, टेबल अलग। ठीक है, ये जो वेट है, ये वेट बॉक्स ने इस पर लगाया होगा, टेबल पर। ठीक है, तो टेबल का एनालिसिस करो, मतलब बाकी चीज भूल जाओ, सिर्फ टेबल का एनालिसिस करो। तो टेबल पे लग रहा है एक एक्स्ट्रा वेट नीचे की ओर W, और अगर सिर्फ बॉक्स का एनालिसिस करो, टेबल को भूल जाओ, तो बॉक्स पे लग रहा है एक फोर्स, उसका रिएक्शन, और बॉक्स का वेट W। अब आप बोलोगे कि ये टेबल है, ये टेबल नीचे क्यों नहीं चली जा रही है? टेबल पे तो एक वेट लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, टेबल नीचे क्यों नहीं चली जा रही है? टेबल नीचे इसलिए नहीं जा रही है बिकॉज टेबल पर अर्थ रिएक्शन दे रही है, टेबल को अर्थ रिएक्शन दे रही है। समझ रहे हो ना, जो कि इस एक्स्ट्रा वेट और टेबल के खुद के वेट को बैलेंस कर रहा है। समझ रहे हो ना, जैसे आप हो, आप जमीन में रुके क्यों हो? क्योंकि अर्थ आपको ऊपर की ओर रिएक्शन दे रही है और आप अर्थ पे नीचे की ओर वेट लगा रहे हो। ठीक है, अब आपका दोस्त आपके कंधे पे चढ़ गया, ठीक है, अब भी आप नीचे नहीं चले जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो, क्यों? बिकॉज अब आप जमीन पे ज्यादा वेट लगा रहे हो, बट अर्थ भी आप पे ज्यादा रिएक्शन लगा के वो बैलेंस कर दे रही है। डन? तो यही चीज हो रहा है यहां पर भी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम, और अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। अब मैं यहां पे बताता हूं एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स क्या होता है। जैसे मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाया, तो मैंने इस दीवार पर एक्शन फोर्स लगाया, और दीवार ने मुझ पे जो फोर्स लगाया उसको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी भी फोर्स को एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो इस सिचुएशन में। जनरली अगर जैसे कोई ह्यूमन होगा तो ह्यूमन जो फोर्स आएगा उसको एक्शन बोलेंगे, सामने से जो फोर्स आएगा उसको रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन नाम होता है इन दोनों फोर्सेस का। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। कौन से? ये बॉडी जो इस सरफेस पे लगा रही है और जितना फोर्स ये सरफेस इस बॉडी पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और इसलिए बैलेंस्ड हो जाएंगे, और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, इस वजह से भी बैलेंस हो जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में लग जाए तो बॉडी तो भाग जाएगी ना, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और एक इसी डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये जो दो फोर्सेस हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग सरफेसेस पर, दो अलग अलग बॉडीज पर लगती हैं, बट एक बॉडी पे नहीं लगती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, वॉल है। अब आपने क्या करा, अपने हाथ से, ये आपका हाथ है, आपने अपने हाथ से इस वॉल पे पुश करना है, आपने अपने हाथ से इस वॉल पर पुश करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वॉल की सरफेस पे, इस वॉल की सरफेस पर आपने फोर्स लगाया। तो जो आपने फोर्स लगाया, आपने कहां पे फोर्स लगाया, वॉल पे फोर्स लगाया। डन। तो पहला फोर्स था एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स किस पे लगा, इस बॉडी पे लगा, वॉल पे लगा एक्शन फोर्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जिस मोमेंट पर आपने एक्शन फोर्स लगाया उसी मोमेंट पे वॉल आपके हाथ पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा है, रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ के सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बात बोली जा रही है कि दे एक्ट, ये दे का मतलब एक्शन और रिएक्शन, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही हैं, एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं। ठीक है, आप एक्शन लगाओगे तो आपका एक्शन वॉल पे लगेगा, और वॉल रिएक्शन लगाएगी तो वो रिएक्शन आपके हाथ पे लगेगा। तो हाथ और वॉल ये दो अलग अलग बॉडीज हैं। डन। तो ये पॉइंट भी आपको अब समझ में आ गया होगा। लास्ट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल, दे डू नॉट प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज। जो ये फोर्स होता है, एक्शन और रिएक्शन का फोर्स, ये इक्वल होता है। दो बॉडीज इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से आके टकराती हैं, ठीक है, या एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती हैं, तब भी ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। देखो, क्या हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर दो फोर्सेस हैं, एक्शन और रिएक्शन, और वो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन वो अपोजिट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बंदूक देखी होगी, ठीक है, गन। तो आपने बंदूक लेके उसको शूट करा, जब बंदूक को शूट करा तो उसमें से निकलती है बुलेट। ठीक है, अब बुलेट एंड योर गन, ठीक है, बुलेट एंड गन, दीज टू दे आर टू बॉडीज। अब जो बंदूक होती है इट इज अ हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी बॉडी, और जो बुलेट होती है वो एक हल्की बॉडी होती है। ठीक है, तो उसका मास कम होता है। तो अब देखो ये चीज, ठीक है, दो ऐसे समझो, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, मैथ समझो, दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है और यहां पर फोर्स आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट इज 10, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट इज 10, तो 10 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, या मैं ऐसे कर सकता हूं 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल में देखो, जो बॉडी का मास ज्यादा था, ठीक, उसका एक्सेलरेशन कम हुआ ताकि फोर्स अभी भी सेम आए। ठीक, यही चीज होता है जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल फोर्सेस हैं, जब ये दोनों इक्वल फोर्सेस बॉडीज पे लगती हैं तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है वो कम एक्सेलरेट करती है, और जिस बॉडी का मास कम रहता है वो एक्सेलरेशन ज्यादा कर लेती है। इसीलिए जब आप बंदूक को हिट करते हो या शूट करते हो तो आपको जो धक्का लगता है या जो बंदूक पीछे की ओर रिकॉइल होती है वो थोड़ी होती है, और उसके कंपेयर में बुलेट जो आगे जाती है वो बहुत ही तेजी से चली जाती है। ठीक है, बिकॉज बुलेट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और बंदूक का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ताकि फोर्स सेम हो जाए। ये कौन सा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन। क्या होगा, बंदूक के अंदर क्या हुआ होगा, एक फोर्स लगा होगा, जैसे बुलेट को धक्का दिया होगा और बुलेट ने उस बंदूक को पीछे की ओर धक्का दिया होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप ये मैथ से समझो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, दे डू नॉट प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज। एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो क्या होता है, हल्की बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन होता है और ज्यादा हैवी बॉडी में कम एक्सेलरेशन होता है, ताकि जो फोर्स है, कौन सा, एक्शन एंड रिएक्शन का, ये इक्वल रह पाए। ठीक है, और
बॉक्स एंड टेबल वाला एग्जाम्पल समझ गए होगे आप, वॉल वाला एग्जाम्पल समझ गए होगे आप। हम चलते कैसे हैं, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, हम चलते कैसे हैं। देखो क्या होता है, फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ है दुनिया में, ठीक है, बुरी भी है और अच्छी भी है। हम चल इसलिए पाते हैं बिकॉज फ्रिक्शन है दुनिया में, ठीक है। हम कैसे चलते हैं, हम जब चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं। हम जब चलते हैं हम ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, ठीक है, पीछे की ओर धक्का देते हैं। नीचे आप चल के देखो, आपको पता चलेगा, आप पीछे की ओर ज़मीन को धक्का देते हो तो ज़मीन आपको आगे की ओर रिएक्शन देती है, ठीक है। और इसी के कारण, इस फोर्स के कारण जो कि आगे की ओर धक्का जा रहा है, इसी फोर्स के कारण आप थोड़ा आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉडी है, मैं इसको इस डायरेक्शन में धक्का दूं तो ये अपने इस पोजीशन से आगे बढ़ जाएगी कि नहीं, आगे चली जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है और हम आगे चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है, ठीक है। हम ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं और ज़मीन हमें आगे की ओर पुश करती है, ठीक है। सोचो अगर आप बर्फ़ पे खड़े हो जहाँ पर एकदम स्लिपरी सी बर्फ़ है, ठीक है, और वहाँ पर आपको आगे चलना है, तो आप कैसे चल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलने का एग्जाम्पल समझे, बंदूक और बुलेट का एग्जाम्पल आप समझ के होगे, ठीक है ना, किस तरह से जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो दो बॉडीज पे लग रहा है, बुलेट एंड गन, ठीक है। बंदूक जो होती है पीछे की ओर रिकॉइल होती है और बुलेट आगे की ओर जाती है। नेक्स्ट, बोट एंड मैन। आप ऐसे समझ रहे होगे जैसे आप नाव से आए और आप लेक या पॉन्ड या रिवर के किनारे पहुंच गए, ठीक है। अब जब आप किनारे पहुंच गए तो आपको क्या करना है, आपको जंप करके बाहर निकलना है बोट से। तो आप क्या करते हो, बोट पे आप पुश करते हो पीछे की ओर, आपने बोट को पीछे की ओर पुश करा, बोट ने आपको आगे की ओर पुश करा और आप उछल के आगे चल गए। कभी पलट के देखो तो बोट पीछे चली जाती है, ठीक है, ऐसा बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो ये कंसेप्ट है जो कि दुनिया में एक फिनोमेना हो रहा है और आपको इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करना है, समझना है, इसके मजे लेने हैं बस, ठीक है। तो बाकी आप देखो रॉकेट जो होते हैं स्पेस में जाते हैं या वाटर रॉकेट जो बच्चे टॉय के लिए बनाते हैं, सब एक्शन रिएक्शन पे काम करता है। और बस ओवरऑल बस ये है कि जैसा आप एक्शन करोगे वैसा ही आपको रिएक्शन मिलता है, ठीक है। और हर बॉडी जो एक्शन कर रही है उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही करते हैं। होपफुली आपको मज़ा आया होगा और आप इस टॉपिक को ओवरऑल पूरा समझ के होगे। एक क्वेश्चन के साथ मैं आप क्लास को एंड कर रहा हूँ, उसका आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सपोज कर लीजिए आप एक पूरा बर्फ़ का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही स्लिपरी है, कोई फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है। आप अगर नॉर्मल चलने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं चल पाओगे क्योंकि वो स्लिपरी इतना है, ठीक है। बट आपको एक डायरेक्शन में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? सिंपल, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक स्लिपरी सी सरफेस पर हो बट आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो आप किस तरह से जाओगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? आपको रास्ता सोचना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलते हैं, बस इस क्लास में बस इतना ही। होपफुली यू लाइक्ड इट। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।